So, first of all, a very warm welcome, all of you. I hope you are doing well. And my name is Nadeem, and welcome to Academia Social Work YouTube channel. Today, we will discuss the unit number 4, the psychological concept. The unit 1 it talks about the sociological concept, and unit 2, economic concept, and unit 3 is political science, like political concept. And unit 4 is related to psychological concept. So, we are going to start the unit number 4, the psychological concept and introduction to psychology through social work perspective. Okay, डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट जीन पियाजे. ही इज अ प्रोमिनेंट स्कॉलर इन साइकोलॉजी एंड हिज टर्मिनोलॉजीज, हिज academic contribution is very valuable, and the examiner asked such questions from his theories and the terminologies he has given and many more things. Okay, so we will discuss Jean Piaget also, है ना. So we will understand the psychology and we will understand we will discuss about Jean Piaget. Okay, so let's start today's session. As you can see on the screen, the firstly I want to tell you something very basic things, like the brain is a powerful organ. First of all, you must know about the brain. It's totally about the brain, or it's not about heart, it's not about eyes, it's not about tongue, but it's about brain. But brain is a very powerful organ in our body which controls every every motion, every locomotor skills, and every senses we have is controlled by our brain. So this becomes a very powerful organ in our body. ठीक है, तो ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ब्रेन के बारे में ही किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, दैट इज दिस अप्रोच इज द टर्म इज सिनेप्टिक ग्रोथ. जब हम पैदाइश होती है हमारी, तो ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है. आप ये लिख लेना, अगर कहीं आपके पास कोई कॉलम कॉपी पेन है लिख लेना, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप. ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, एक सेकंड, समवन वांट्स टू ज्वाइन, लेट मी. वेट, डन. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द टर्मिनोलॉजी सिनेप्टिक ग्रोथ. सिनेप्टिक ग्रोथ मतलब क्या होता है कि जब एक बेबी पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन है वो एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह होता है. वो कुछ भी चीज़ उसको अभी दुनिया के बारे में नहीं पता है, ना उसके कोई सेंसेस अब डेवलप हुए हैं. बट जिस तरीके से वहाँ के इन्वायरमेंट में वो गो थ्रू होता है या होती है, वो बेबी जो होता है उसको क्या होता है कि जो भी चीज़ उसने कोई टच किया, तो उसने कोई शब्द सुना, तो उसने किसी चीज़ को फील किया, तो वो जब धीरे 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 जुड़ते रहते हैं बहुत सारे उसके एक्सपीरियंसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिक ग्रोथ. जब हम कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस फील करते हैं और उसको फील करने के बाद हमारा माइंड इनको कंसिडर करने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है, एक आइडेंटिटी उनकी बना देता है, तो उसको बोलते हैं सिनेप्टिक ग्रोथ. लाइक अगर आपने कोई केमिकल है, जो लिक्विड केमिकल है, आपने उसको टच किया, तो आप क्या बोलते हैं, पानी जैसा है. जो आपका ये बोलना है ना, पानी जैसा है, तो इसका मतलब आप पानी को एक समझते हैं, पानी का टच को आप समझते हैं, पानी की जो फीचर्स है उसको आप समझते हैं, तभी आप उसको एसिमिलेट करके या फिर उसको आप सिमिलैरिटी दोनों के बीच में डेवलप कर पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि उसके जैसा है, क्योंकि उससे आप गो थ्रू. जब नेक्स्ट टाइम आप जो न्यू चीज़ से आपने टच किया था, उसको फील किया, देन आप नेक्स्ट टाइम भी बता सकते हैं उन दोनों का कहीं का बीच का मिक्सअप. तो जब हम चीज़ों को सिनेप्टिक ग्रोथ, जब हमारे माइंड की, हमारे टच है, हमारे कोई वर्ड सुना है, या हमने कोई इमोशंस देखे हैं होते हुए अपने आसपास, उसी तरीके से हमने रिएक्ट करना शुरू किया है, जब ये पंच ऑफ इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट होते रहती है, तब वो जाकर हमारा जो ब्रेन जो है डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सिनेप्टिक ग्रोथ. ठीक, सिनेप्टिक ग्रोथ उसको बोलते हैं. और यहाँ पर एक टर्म है कॉर्पस कैलोसम. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है यहाँ से. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब होगी जब हम अभी नॉर्थ हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर के जो हम ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, लेफ्ट और राइट. जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, वो मोस्टली मेजरली बात करें हम, मेजरली जो हमारा जो 2 सेगमेंट्स या 2 कह सकते हैं हेमिस्फेयर में डेवलप है. लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं. वो भी क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमें इसमें टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर क्यों पुट अप की है, इसलिए क्योंकि जब कुछ इन्फॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट जारी होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम.
ठीक है। और इससे संबंधित एक दो टर्म और भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो हमारा ब्रेन ग्रोथ हुआ है, जो भी हमारा ब्रेन ग्रो हुआ है वो हुआ है एक्सपीरियंसेस से, जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है उससे भी हमारा ब्रेन ग्रोथ होता ही है। उसके बाद जो है हमारे इमोशंस, जो हमारे जज्बात, जो हमारी फीलिंग्स, जो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। हमने देखा है किस समय किस तरीके से क्या चीज़ होने पर अच्छा लगता है, क्या चीज़ होने पर हमें बुरा लगता है, क्या चीज़ हम लाइक करते हैं, क्या चीज़ हम डिसलाइक करते हैं, क्या चीज़ से हमारा हेट ट्रिगर होता है। एक और टर्मिनोलॉजी है स्टिमुलस। जब भी आप स्टिमुलस साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इसका मतलब ही होता है कोई चीज़ आपको ट्रिगर्ड कर रही है, आपके कोई भी इमोशन को, कोई भी तरीके की जो आपकी फीलिंग्स है उसको जब कोई चीज़ ट्रिगर करती है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है। दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल टर्म स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्रेन को ट्रिगर करे वो उसको स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा अब जान लेते हैं ब्रेन के, इमोशनल ब्रेन के बारे में। ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने कलर में दी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो द इमोशन ब्रेन, इमोशनल जो ब्रेन है हमारा, इमोशनल ब्रेन है जो हमारा राइट वाला, इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम उसको बोलते हैं। एंड द थिंकिंग ब्रेन को बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लेफ्ट और राइट का जिस तरीके से हेमिस्फेयर का डिजाइन है, यहाँ पे जो फ्रंट पे रहता है उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक, उसको इंटरेक्ट करता है। व्हेन द इमोशन आर स्ट्रॉन्ग दे कैन ओवर पावर लॉजिक, और लॉजिक ओवर पावर हो जाता है, क्योंकि इमोशनल जो है ना, इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इमोशन, वो लॉजिक, लॉस्ट, प्रॉफिट इन सब से ऊपर उठ जाता है। जब किसी के अंदर कुछ जज्बात आ जाते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, तो वो ओवर पावर कर जाती है लॉजिक को, हम लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं। मोस्टली हम रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज़ को समझें तो हम रिलीजन को इमोशन के रूप में देखते हैं, ना कि एक लॉजिकल लेंस से देखते हैं। एम आई राइट? जब हम कोई भी हम रिलीजन की कोई भी प्रैक्टिसेस जब हम फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम देखते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जब इन चीज़ों से देखते हैं तो हमारा लॉजिक को ओवर पावर कर देता है इमोशन, और हमारे जो जज्बात है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, तो वो भी हमने जो आसपास एक्सपीरियंस किया है, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वो ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ डिस्कस की, किसका नाम था, सिनेप्टिक ग्रोथ। क्या, कौन सी, सिनेप्टिक ग्रोथ, क्योंकि हमने रिलीजन को बचपन से सुना है। ये सिनेप्टिक ग्रोथ बचपन से सुनते आए हैं हम अपने इस रिलीजन के बारे में, तो उसको भी हम सब जब हमारे पास, जब हम वो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई है, तो वो एक जज्बात बन गए हैं उन चीज़ों को लेकर। तो जब हम रिलीजियसली चीज़ों को देखते हैं तो हम लॉजिक को जो है कहीं पीछे रह जाता है और हम इमोशनल लेंसेज से देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ओवर पावर कर देते हैं लॉजिक को। दैट्स वाई पीपल मेक इमोशनल डिसीजंस। ठीक है, आवर ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ सुपर कंप्यूटर। हमारा जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कर सकता है क्रिएट। और इसको ऐसा नहीं, जितना आप यूज़ करोगे ये इतनी इसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी, जितना आप इस पर ओवरलोड डालोगे उतना ही इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जितना आप इससे यूज़ करोगे उतनी इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना आप इसको लूज रखेंगे, जितना इसको कंफर्ट जोन में रखेंगे। अभी एक टर्मिनोलॉजी जब हम सिगमंड फ्रॉइड पढ़ेंगे, तो सिगमंड फ्रॉइड पढ़ने के बाद मैं आइसबर्ग जैसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें आपकी टर्मिनोलॉजी आएंगी इड, ईगो और सुपर ईगो। ये आपको मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। यहाँ से सवाल मोस्टली बनता ही बनता है, इससे सवाल बनाते ही बनाते एग्जामिनर ना। ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये हमारे तीन, जो हमारी पर्सनैलिटी के जो 3 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हैं एक सिगमंड फ्रॉइड ने। तो वो बोलते हैं जो इड जो है हमारा, वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हमेशा हमारा दिमाग प्लेजर ढूंढता है, आसानी, सहूलत, मतलब फन, एंटरटेनमेंट, है ना, ये सब चीज़ें ढूंढता है। लेकिन ईगो एक रैशनल होता है, और जो सुपर ईगो होता है हमारा, सुपर ईगो हमारा इमोशनल होता है। सुपर ईगो में हमारे इमोशन होते हैं, इम्पैथी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और जो ईगो होता है हमारा, वो इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। ये लॉजिकल होता है, ये लॉजिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इड, ईगो और सुपर ईगो। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, वो जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम किस तरीके से फिर हमें जब हम सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ते हैं तो हम खुद को भी एनालाइज करते हैं, अपने आप को भी, क्या मेरा जो ब्रेन है, क्या वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, या मेरा बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर जो है, या प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या फिर इड है, ईगो रखता है। ईगो से, ईगो नॉट इन द नेगेटिव सेंस, ईगो मीन्स यहाँ पर बैलेंस कर रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से और बहुत ज़्यादा प्लेजर पे जाने से कहीं बीच में जो आपके बैलेंस बना रहा है उसको ईगो बोलते हैं यहाँ पर।
ठीक है। देन सुपर ईगो जो आपको मोरालिटी के बारे में बात करता है, इमोशंस के बारे में बात करता है। बहुत ज़्यादा भावुक तो नहीं है, हर बात सुनने के बाद आप बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्लेजर प्रिंसिपल पे भी रहना नुकसानदेह हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो उसी को बैलेंस जो हमारा करता है वो ईगो करता है। ठीक है, आई होप यू आपको समझ में आया कंसेप्ट इड ईगो सुपर ईगो का। इफ यस गिव मी अ थम्स अप, देन वी कैन डिस्कस। स्वास्वती, ओके राइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्सेज। तो इड ईगो सुपर ईगो इस तरीके से काम करता है। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पर जैसे आपके सामने फिर लिखा साइंटिमेट्स, जो साइंटिस्ट हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि इट कैन स्टोर 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, नॉट टेराबाइट, इट्स टॉकिंग अबाउट पेटाबाइट, है ना। पेटाबाइट तक का भी डेटा ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। बुक्स ऑफ वर्थ ऑफ नॉलेज, इतना सब कुछ, इतनी पावर है इसकी। लेकिन आजकल एक थोड़ा सा हमारे देखने आ रहा है, हम सब उसी में ग्रसित हैं कहीं ना कहीं, हम सब उससे टच्ड हैं, अनटच्ड कोई नहीं बचा है। सोशल मीडिया का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिकली मैं रील्स की बात करूँ या फिर कोई भी शॉर्ट कंटेंट की मैं बात करूँ। शॉर्ट कंटेंट जो है वो शॉर्ट कंटेंट हमें क्या कर रहा है, शॉर्ट कंटेंट देखने से हमें क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टिमुलस, जो मैंने टर्म बताया था आपको, वो बहुत जल्दी जल्दी स्टिमुलस हो रहा है। अब हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई है, हर 15-20 सेकंड के बाद हमें कुछ नया चाहिए, हर 15-20 सेकंड के बाद कुछ नया चाहिए। और जिस तरीके से हम रील को स्क्रॉल करते हैं, हमने एक रील देखी, बहुत इमोशनल स्टोरी कैरी कर रहा था, वो देख लिया, जस्ट इमीडिएट हमने स्क्रॉल अप किया, एकदम बहुत फनी आ गया, फिर उसके बाद स्क्रॉल अप किया, कोई एजुकेशन किया गया, फिर स्क्रॉल अप किया, कोई कुछ और इस तरीके से एंटरटेनमेंट किया गया, फिर और अलग चीज़ें की चीज़ों आने लगी। तो हमारे जो माइंड ने 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 15 सेकंड की रील होती है ना, 15 की, 20 की, 25 की वेरी करता है, बट एक 15 का स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं। तो 15 को अगर हम इंटू 4 करेंगे तो 60 मिनट। तो हमने 1 मिनट के अंदर अंदर 4 तरह के इमोशन बदले अपने, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है, उसका इसका रिफ्लेक्ट आता है, फिर उसी तरीके से हमारे मूड भी बदलते हैं। ठीक है, तो हमने 1 मिनट के अंदर 4 तरह का कंटेंट देखा, उससे हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा हम कैरी नहीं कर पा रहे हैं बहुत लंबे समय तक। शॉर्ट कंटेंट को देखने की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी इमोशन हो, खुशी का हो, हैप्पी का हो, गम का हो, या फिर नॉर्मल भी हो, तो हम कोई भी एक एक जो है ना बैलेंस, एक जो बिहेवियर है या फिर एक इमोशंस को बहुत लंबे समय तक कैरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी हमारे से क्या हो रहा है, हमें कुछ नया चाहिए, हमें कुछ नया चाहिए, बेचैनी जैसे पैदा होती है अंदर इस तरह के कंटेंट को देखने से। और जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन भी हमारा इसको देखने से कम हो रहा है। हम एकदम से, हम जब चारों तरफ इससे घिरे हुए हैं, तो हमें बार बार इसके बारे में अपने आपस में बात करनी है, साथ ही खुद को भी अवेयर रखना है, और शॉर्ट कंटेंट जितना कम हो सके उतना कंज्यूम करना है। ठीक है, शॉर्ट कंटेंट कम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हमारा जो मूड डिसऑर्डर या फिर हम स्टिमुलस जो हमें हो रहा है वो भी कम हो पाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट कंटेंट देखते वक्त इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं, और अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको बहुत कुछ चलना है अभी। और जो छोटे बच्चे देखते हैं उनको देख के तो मुझे बहुत ही दुख भी होता है, सच बताऊं तो। बहुत जो छोटे बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल में, उनको देख के तो बहुत मतलब एक कंसर्न भी है, साथ ही साथ बहुत अजीब भी फील होता है। बट बाकी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन की थी, मैंने आपको शेयर की। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पे एक कोट है, द ब्रेन, योर ब्रेन इज द गार्डन। ठीक है, योर थॉट्स आर द सीड्स। आपका जो दिमाग है वो आपका गार्डन के जैसा है, और उसमें जो भी आप पुट कर रहे हो वो सीड के जैसा, बीज जैसा है। देन यू कैन ग्रो फ्लावर्स, आप चाहें तो आप फूल उगा सकते हैं, या फिर आप ग्रो द वीड्स, या फिर आप वीड्स का मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी अननेसेसरी प्लांट या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है वो उगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योर ब्रेन इज द गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो द फ्लावर्स एंड यू कैन ग्रो द वीड्स, इट्स अप टू यू। तो माइंड बहुत पावरफुल टूल है हमारे, और हमारे पूरी बॉडी में बहुत पावरफुल ऑर्गन कोई है तो वो हमारा माइंड है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सॉरी नॉर्थ बोल रहा हूँ, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या है हमारे ब्रेन का साइड, और राइट का क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है बीइंग अ साइकोलॉजिकल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी और बीइंग अ सोशल वर्कर, so we must know about the psychology only. Why? We will discuss in the PDF, in upcoming PDF, upcoming slides, sorry. ठीक है, तो यहाँ पर एक
ये टर्म देखो फिर आया, मैंने यहाँ पर दोबारा से मेंशन किया है, कॉर्पस कैलोसम। जब हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से साउदर्न हेमिस्फेयर के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, एक टर्म है, आपने कभी ऐसा फील किया है तो मुझे आप बताना ज़रा, थम्स अप करके मुझे बताना या हैंड रेज करके आप बता सकते हैं, कभी ऐसा आपने फील किया हो कि आप कभी बैठे हैं एकदम शांत से बैठे हैं और आपको एकदम से ऐसा महसूस होने लगा कि जो भी आपके सामने आंखों के सामने हो रहा है वो पहले भी हो चुका है या आप देख चुके हैं इसको पहले भी, ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा कभी आपने महसूस किया अपने बारे में? इज देयर एनीवन? अभिरूप, ओके, करण, ओनली टू पीपल, ओनली टू। ऐसा कभी आपने कोई चीज़ अपनी आंखों के सामने, विनिशा ऑल्सो, ओके, सो हम ऑल्सो। सो यहाँ पर जब हमने कभी ऐसा लगता है हमें, और कभी कभी जब मैं अपने बताता हूँ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे देखने लगा कि कोई सिचुएशन है ऐसी और मुझे देखने से लग रहा है कि ये पहले भी हो चुका है, ये इस तरीके से चीज़ यहाँ रखी हुई है, वो इस तरीके से बोल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं और अब कोई आने वाला है, वो आ ही गया है, मतलब ही वॉज अराउंड द कॉर्नर एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ, है ना, ऐसा फील हुआ मुझे खुद, एक कभी काफ़ी बार फील हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कोई डिवाइन पावर है मेरे पास या फिर ऐसा लगता है कि कभी कोई डिवाइन पावर है जो मुझे बता लगती है कि इससे कि ये पहले भी हो चुका है और मैं जानता हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ कि वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये मेरे पास कोई डिवाइन पावर है। लेकिन जब साइकोलॉजी में पढ़ा तो एक टर्म हमारे सामने आया जिसका नाम है देजा वू। यहाँ पर मैंने लिखा देजा वू। तो देजा वू का मतलब यही होता है कि जब आपके सामने कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं आपकी आंखों के सामने जिससे आप फेमिलियर थे, लेकिन उस समय आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि पहली बार हो रहा है या फिर मैंने ये पहले भी कभी देखा है, ये इन्फॉर्मेशन पहले भी मेरे पास थी, उस समय हो रहा होता है जब आपकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट स्पैन होता है इसका, बहुत शॉर्ट स्पैन, हार्डली सेकंड्स में ही जाएगा, हार्डली 5 to 8 सेकंड्स के बीच में जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ज़्यादा लंबा जा रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर दिखाने की ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं जाता, ये बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए समय हमें महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं हम देजा वू। तो जब इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसिट हो रही होती है एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में, उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो गई हैं, हो रही हैं। इवन आपने एक हनी सिंह का गाना भी सुना होगा, तो उसमें भी वो बोलता है कि लगता हम पहले भी मिले कहीं या फिर मुझे देजा वू। तो वो देजा वू जो है वो यही है, जिस देजा वू की वो बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया देजा वू का कॉन्सेप्ट भी, समझ में आया। तो देजा वू और कॉर्पस कॉलोसम, अगर ये टर्मिनोलॉजी आपकी आती है तो ये हमारे ट्रांसिट ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात कर रही है, बर्न हेमिस्फेयर की बात कर रही है, नॉर्दर्न टू नॉट नॉर्दर्न, लेफ्ट टू राइट हेमिस्फेयर, ओके। यहाँ पर हम देखें लेफ्ट जो हमारा जो हेमिस्फेयर है वो एनालिटिकल ब्रेन है, और जो राइट है हमारा वो क्रिएटिव ब्रेन है हमारा। और एक चीज़ आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो हमारी जो बॉडी, हमारा जो ये पार्ट है ना ब्रेन के, ये हमारे लेफ्ट वाला राइट बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, राइट जो है लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग करता है लेफ्ट, लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग वो सब हमारा लेफ्ट करता है। देन उसका फैक्ट्स नंबर एंड सीक्वेंसेस वो भी लेफ्ट, फोकस ऑन डिटेल्स ये भी हमारा लेफ्ट करता है, प्रेफर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग वो भी लेफ्ट करता है, डोमिनेंस इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, वर्क्स विद वर्ड्स एंड मोर एक्टिव इन डिसीजन मेकिंग प्लानिंग लॉजिक, ये हमारे लेफ्ट से होता है। अब आई गेस जो हम राइट हैंड से लिखते हैं या फिर बहुत लोग लेफ्टी भी होते हैं तो राइट हैंड से लिखते हैं, शायद हमारा लेफ्ट ही वर्क कर रहा होता है उस समय, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट है और जो राइट है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। और लेफ्ट हेमिस्फेयर का हमने बताया आपका एनालिटिकल ब्रेन पार्ट है हमारा, एनालिटिकल ब्रेन पार्ट। जो राइट है वो हमारा क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव है, क्रिएटिव इमेजिनेशन थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। Someone wants to join. ओके, यहाँ पर फिर देन उसके बाद आर्ट म्यूजिक एंड इमोशंस एंड इंट्यूशंस, पिक्चर्स। इंट्यूशन का मतलब होता है, देखो आर्ट तो आप समझते हैं, म्यूजिक भी समझते हैं, इमोशन भी समझते हैं। इंट्यूशन क्या होता है? आपकी इनर फीलिंग्स, इनर गट्स फीलिंग, जैसे बोलते हैं गट्स फीलिंग, तो वो इंट्यूशन ही होता है। कोई चीज़ आप एनालिसिस करते हैं, कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है, मेरे पर्सनल इंट्यूशन ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्यूशन बोलते हैं उसको। पिक्चर पैटर्न होलनेस, फोकस ऑन बिग पिक्चर,
prefer holistic understanding, dominates in visual and emotional skills, works with images, and more active in empathy and imagination and creativity. तो हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है ये, तो मैंने आपको बताया इन इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के मैंने पहले ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, देन उसके बाद उसकी क्या कैपेसिटी है, उसके साथ साथ क्या क्या उसके यूसेज हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको उसको दो हेमिस्फेयर में करके डिवाइड करके बताया कि लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और हमें क्यों अपने केयर करनी चाहिए अपने ब्रेन की, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने जैसे बोला आज की क्लास बहुत इंटरेक्टिव रहेगी ताकि हम समझ सकें और एक ऐसा इन्वायरमेंट कर सकें ताकि मोनोलॉग ना रहे, डायलॉग हो, हम चीज़ें और भी समझे, जाने, कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज आए, कुछ न्यू कंसेप्ट आए, कुछ न्यू आइडियाज़ आए, या कुछ भी सही गलत से चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाई डू पीपल थिंक, फील, एक्ट द वे दे डू? ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं जैसा कि वो करते हैं? कोई बताना चाहेगा? Someone wants to share some ideas? Why it is happening? Why do people think? लोग सोचते ही क्यों हैं? सबसे पहले थिंक पे आ जाते हैं, फील एंड एक्ट को छोड़ते हैं अभी। Why do people think? Why do people think? जैसे आपने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में पढ़ा होगा, तो हम अभी सेपियंस हैं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, है ना। बहुत ही इसको हिंदी में बोलते हैं चिंतशील मनुष्य, बहुत चिंता करने वाला, चिंतित। अब हम मोस्टली जो है ना अपने फ्यूचर में ही जी रहे होते हैं, या फ्यूचर को हम सही कर रहे होते हैं, या फ्यूचर के लिए खुश हो रहे होते हैं। तो हम बहुत चिंतशील मनुष्य हैं, चिंतशील जीव हैं। यही चीज़ हमें अदर जीव से डिफरेंट बनाती है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी एक बार बोला था, जिस तरीके से हम अगर देखें, अगर हम एक डॉग को देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं डॉग की स्पीसीज 500 ईयर्स से पहले की है, लेकिन एक इमेजिनेशन ले लेते हैं अभी एक छोटा सा। जो डॉग हैं वो जिस तरीके से आज भी उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसी तरीके से 500 पहले था, वो आज भी उसी तरीके से है। लेकिन अब बोलेंगे कि नहीं हम तो देख रहे हैं गाड़ी में भी जा रहे हैं, अब तो हम देख रहे हैं उनके पास घर हैं, उनके स्पेसिफिक फूड्स हैं, वो सब ह्यूमन इंटरफेयर है उसमें, ठीक है। वो ह्यूमन की वजह से ही है, वो भी कुछ गाड़ी में हैं, या फिर उनके पास वो उनके बंगले में रह रहे हैं, या फिर उनके पास एक स्पेसिफिक फूड है उनका जो आता है, आप देखते होंगे एट रूल्स एंड ऑल, तो वो सब भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से है। तो आप ह्यूमन का जब अगर एक स्पीसीज हम डॉग की बात कर रहे हैं, तो 500 साल पहले, 500 ईयर्स अगो जिस तरीके से वो 500 साल पहले रह रहे थे, आज भी उनका रहने का तरीका वही है। बट ह्यूमन के अंदर आप अगर देखेंगे, ह्यूमन या और भी कोई स्पीसीज ले सकते हैं आप, जो आपने देखा हो कुछ ऐसा कि बहुत एवोल्यूशन चेंज हो गया है, या वो पहले सिर्फ एक मान के चलो एक 1 फ्लोर का कोई बिल्डिंग बनाते थे पहले डॉग्स एग्जाम्पल, लेकिन अभी वो 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर तक पहुंच गए हैं। ऐसा कुछ किसी ने देखा क्या? ऐसा कुछ किसी ने देखा? नहीं देखा होगा। वो जिस तरीके से अभी नॉर्मल स्ट्रीट्स पर रहना या फिर कहीं कॉर्नर पे रहना, वो उसी तरीके से रह रहे हैं पहले से भी, और अभी भी ऐसे ही रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन है वो चिंता करता है, वो चिंतशील मनुष्य है, चिंता करता है, कंसर्न ह्यूमन बीइंग, है ना। से होमोसेपियंस का जो वर्ड मिला है इसीलिए मिला है, ठीक है। तो वो ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन का देखेंगे 500 ईयर्स अगो जिस तरीके से ह्यूमन रहता था, क्या आज भी उसी तरीके से रह रहा है? अगर नहीं तो आप मुझे लाइक करके बताओ, चेंज हुआ है तो आप लाइक करके बताओ, तो मैं समझूंगा कि आप अट्रैक्टिव हैं, मतलब अटेंटिव हैं, है ना। चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। हमारा जो पहले हम कभी सोचें कि हम पहले गुफाओं में रहते थे, फिर हम पेड़ों पे रहने लगे, फिर उसके बाद हमने जंगलों ज़मीनों को, जो पेड़ थे या फिर ग्रीनरी थी उसको कट किया, देन उसके बाद हमने एक छोटा सा झोपड़ी बनाया, जो भी स्कूल में हमेशा बनाते आते हैं। इस तरह की झोपड़ी बहुत कम देखने को मिलती है वैसे तो, लेकिन स्कूल में हम इस तरीके से ही बनाते थे ना। हमारा माइंड सेट है, इस पर सेट है कि हमारा हाँ ये है झोपड़ी, ठीक है, या घर इस तरीके से बनाते थे बचपन में, ठीक है, ड्राइंग के पीरियड में। तो ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है। अभी फर्स्ट फ्लोर से लेकर के आप बुर्ज खलीफा तक हमारे पास है, बीइंग ए ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास बुर्ज खलीफा से लेके एक छोटा सा एक सिंगल स्टोरी मकान से लेकर बुर्ज खलीफा तक भी हमारे पास जो है एक
बिल्डिंग है जिसमें भी लोग रह रहे हैं। इवन नॉट ओनली हम इंसानों ने क्या मतलब इतनी तरक्की हुई है कि चेंजेस आए हैं, जैसे कि ना ही हम सिर्फ ज़मीन पर रह रहे हैं बल्कि हम आसमानों में भी हैं, बल्कि हम ज़मीन के अंदर भी हैं, ना ही हम समुंदर के ऊपर हैं बल्कि समुंदर के अंदर भी हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग। आप समझ रहे हैं ना? तो किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आए हैं ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, इस तरीके से अदर स्पीसीज़ के नहीं आए हैं। वो उसके पीछे शायद वही कारण है कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्पीसीज़। सो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसके बारे में, व्हाई डू पीपल थिंक? कोई बताना चाहेगा वॉलंटियरली, व्हाई डू पीपल थिंक? नो भी कह, आप ये भी कह सकते हो बिकॉज ऑफ हिज और हर ब्रेन, ये भी कह सकते हो, ये वुड बी आंसर। बिकॉज मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहता हूँ और कुछ नहीं, बाकी मैं समझाऊंगा बताऊंगा आपको। जिस तरीके से हमने वो सिनेप्टिक की बात की थी, आप उसका भी जवाब दे सकते हैं मुझे, क्योंकि सिनेप्टिक ग्रोथ हुआ है हमारा, हमने आसपास देखा है। आप जिस तरीके के लेवल के साथ इंटरेक्शन होंगे उस तरीके का आपका कॉग्निटिव थिंकिंग बनेगा, ठीक है? आप उसी तरीके से फील करेंगे और एक्ट करेंगे, ऐसा आपने होता देखता है। जो ये द डे वी डू, अब इसका मतलब ये देखना है, एक आएगा एल्बर्ट बंडूरा, आपको मैंने नोट्स में ही प्रोवाइड कराया है एल्बर्ट बंडूरा के बारे में। उनकी थ्योरी है सोशल सोशल लर्निंग थ्योरी। एक सेकेंड। सॉरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है एल्बर्ट बंडूरा की है, ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम वो सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। एक टर्म दिया उन्होंने, मॉडलिंग। जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं उसी की कॉपी करना शुरू करते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको बोलते हैं बोबोडोल, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपसे, आपसे इधर थिंकर्स के नाम दे देंगे, ऑथर्स के नाम दे देंगे या प्रोपाउंडर के नाम दे देंगे, उधर उनके दिए हुए कंसेप्ट दे देंगे और आपसे पूछेंगे मैच द फॉलोइंग, राइट? तो इस तरीके से आपसे मैं ये सब चीज़ें बताते जा रहा हूँ, आप ये भी कंसिडर करना, याद रखना। और जो अगर एल्बर्ट बंडूरा से संबंधित अगर कोई टर्म आता है, बोबोडोल या फिर मॉडलिंग थ्योरी, तो सोशल लर्निंग थ्योरी, वो सब एल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर हम क्यों सोचते हैं, उसके वाई डू सम पीपल रिमेन काम इन स्ट्रेस और वाइल अदर्स लूज देयर कंट्रोल। क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि इसको किस तरीके रिएक्ट करना है, या फिर कुछ लोग अपने आप को समझाते हैं, कुछ अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम अलग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे तो शायद वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा कंपैरेटिवली उसके कि हम चीज़ों को समझें और मतलब एरोगेंटली या फिर अग्रेसिवली रिएक्ट ना करें, उससे चीज़ें वर्स ही होंगी। तो वाई डू सम पीपल रिमेन काम एंड सम वाइल इन स्ट्रेस वाइल अदर लूज कंट्रोल। कुछ लोग कितना भी स्ट्रेस हो वो काम करेंगे, काम रहेंगे, लेकिन कुछ लोग लूज कर देंगे अपना कंट्रोल। तो भी आप समझ सकते हैं वो सिनेप्टिक ग्रोथ, आप रिलेट कर पा रहे हैं? सिनेप्टिक ग्रोथ, एक्सपीरियंस, मैंने आपको 3 टर्म बोले थे, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, इमोशन एंड इन्वायरमेंट। जिस तरीके के उसको इंडिविजुअल ने उसको देखा होगा, जिस तरीके का उसका एक्सपीरियंस रहा है, इन्वायरमेंट रहा है, और उसका साथ ही साथ इमोशंस रहे हैं, इन्वायरमेंट रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं, ठीक है? तो वाई डू सम पीपल रिमेन काम इन स्ट्रेस और वाई अदर्स लूज कंट्रोल, ठीक? इसका सवाल का जवाब आया। हाउ डज आर चाइल्डहुड शेप आर अडल्टहुड अडल्ट पर्सनैलिटी। हमारे बचपन का जो हमारा बचपना है वो किस तरीके से हमारे एडल्ट पर्सनैलिटी को शेप करता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जिस तरीके का रहेगा, हमारा ट्रिपल ई, याद रखना आप, ट्रिपल ई, एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट और इमोशंस, जिस तरीके का रहा है उस तरीके से हमारा अडल्टहुड भी शेप होगा। अगर किसी बच्चे के साथ आप सोशल वर्क पढ़ने जा रहे हैं, सोशल वर्क में आपको मौका मिलेगा इंटरेक्शन करने का कुछ एनजीओज़ के थ्रू, कुछ आपको शेल्टर होम में भेजा जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं स्पेसिफिकली बच्चे जो इनमेट्स, जो चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं, उनके साथ आप काम लो हैं उनके साथ आप काम करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। किसी के साथ बचपन में कुछ ऐसी घटना हो गई है जो कि बिल्कुल इनफेवरेबल थी उसके लिए, तो वो बहुत लंबा समय चला जाता है उसका उससे ओवरकम करने के लिए, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए,
वो जो इमोशन, वो जो स्ट्रेस उसने फेस किया है उससे बाहर निकलने के लिए, राइट। तो इसलिए इसलिए जो है हमारा जो अडल्ट चाइल्डहुड है वो शेप करता है हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी को भी। और आपका एक्सपोजर अच्छा रहा है, आपकी लर्निंग अच्छी रही है, तो आप एक अडल्ट पर्सनैलिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव, अगर आपका इंटरेक्शन हो गया है, आपकी कुछ हैपनिंग मिस हैपनिंग हो गई है आपके साथ, तो वो शेप करती है आपकी अडल्ट पर्सनैलिटी को भी। ठीक है। तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है, ये हमारे फ्यूचर को भी इफेक्ट करता है, राइट। इन सिंपल वर्ड अगर कहें तो साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन नेचर फ्रॉम आवर थॉट्स एंड इमोशन टू आवर हैबिट्स एंड रिलेशनशिप्स, दैट इज साइकोलॉजी। लेट मी ब्रेक दिस टर्म साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, वो तो सिर्फ एक ओवरव्यू जैसा था। ठीक है। तो साइको जिसका मतलब होता है माइंड, साइको, साइकी, साइको, ये जो टर्म है वो माइंड से रिलेटेड है, माइंड। लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी करना और नॉलेज। जैसे कि आपने देखो बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब स्टडी, जीव का अध्ययन करना। ठीक है। सोशियोलॉजी, लो एक और वर्ड आ गया, सोशल यानी समाज, लॉजी मतलब समाज का अध्ययन करना। जहाँ भी लॉजी आएगा वो स्टडी और नॉलेज का मतलब, ये रूट वर्ड है लॉजी। ठीक है। तो साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब सिंपल समझो आप, ह्यूमन माइंड को स्टडी करना और बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है। ह्यूमन माइंड को स्टडी करना और बिहेवियर को स्टडी करना। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, परसेप्शन आएगा, एटीट्यूड आएगा, कोग्निशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी समझने के लिए एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में आप ये समझो, द साइकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर बिहेवियर। ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। सिंपल और डेफिनेशन में साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, थिंक कैसे करते हैं, फील कैसे करते हैं और बिहेव किस तरीके से करते हैं, इंडिविजुअल हो या ग्रुप में। ठीक है। ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है। साइकोलॉजी इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। जैसे सोशल वर्क एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसी तरीके से साइकोलॉजी भी एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। इसे प्रोफेशन बेस्ड, ये प्रोफेशनल है। जिस तरीके से सोशल वर्क एक प्रोफेशनल बेस्ड कोर प्रोफेशन है, उसी तरीके से साइकोलॉजी भी प्रोफेशन है। ठीक है। साइकोलॉजी इज ऑल्सो प्रोफेशन। इसका स्कोप क्या क्या रहता है, जैसे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी काउंसलिंग में रहता है, या फिर उसके साथ साथ आप रिसर्च में रहता है, और बहुत जगह पर साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है लोगों को रीइंटीग्रेट करने में सोसाइटी में, उनको फिर उनका बिहेवियरल चेंज करने में, तो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है वर्क करते हैं उसके ऊपर, राइट। सो एज यू कैन सी एग्जांपल, यू कैन सी चाइल्ड नॉट अटेंडिंग स्कूल, साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब उसको कुछ फियर है क्या, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, कोई फियर है, कोई लो कॉन्फिडेंस है, या कोई फैमिली स्ट्रेस है, या पीयर प्रेशर है, उसके साथ बैठकर उससे बात करना और एक्सेप्ट द इंडिविजुअल एज ही और शी इज, नॉट ought टू बी, राइट। दैट इज द ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। There are 7 principles of social work. One of them that acceptance. Acceptance means accept the individual as he or she is, not ought to be. ठीक है। उसी तरीके से उसके साथ समझना, बातों को समझना, क्या क्या चीज़ उसको परेशान कर रही है, उसका इन्वायरमेंट, उसकी इंटरनल फीलिंग्स, कॉग्निशन को प्रॉब्लम। तारे ज़मीन पर आपने देखी होगी मूवी, उसको भी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। तो इन साइकोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड द इनर वर्ल्ड ऑफ द पीपल। बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में यही है कि इनर वर्ल्ड देखना हो किसी पीपल लोगों का, तो वो यही है, साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड द इनर वर्ल्ड ऑफ अ पीपल। ठीक है। इनर वर्ल्ड ऑफ अ पीपल, देयर इमोशंस, थॉट्स, मोटिवेशन एंड एक्शंस। उनके इमोशन कैसे हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनका मोटिवेशंस क्या है, क्या चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है, एंड एक्शंस क्या है। ठीक। आई होप आपको समझ में आया। देन हम नेक्स्ट पे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब हम समझ लेते हैं सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी इज नथिंग बट द, एक इंडिविजुअल किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है एक बिहेवियर ग्रुप से या लोगों से, उसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हाउ एन इंडिविजुअल थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गिव मी अ थम्स अप इफ यस। आपने क्या सबसे पहली जो मूवी आई थी गोलमाल, देखी है क्या? आई गेस राइट स्पेलिंग लिखी है मैंने। शीतल ने देखी है, करण ने देखी है, ओके ओके, बस ओनली 2 3, ओके 3 ऑफ देम, ओनली 3 ऑफ यू।
गोलमाल जो सबसे पहले पार्ट जो फर्स्ट आई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिटर्नर एंड ऑल 3, 4, 5 वो नहीं, ओनली फर्स्ट वाली की बात कर रहा था मैं। ओनली 3 लोगों ने देखी है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, 4 विनीशा सरस्वती की बहुत अच्छी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, अच्छी है। ठीक है, तो उसका एक सीन आपको याद दिलाता हूँ मैं। जब आपको याद होगा शुरू में वो उनके डीन के लिए जब वो चंदा इकट्ठा करते कि उनको कैंसर हो गया है, ठीक है, उनको कैंसर हो गया, आपको सीन याद आ रहा होगा तो आपको हंसी भी आएगी मतलब। तो वो एक बॉक्स लेते हैं, डोनेशन बॉक्स जैसा, और उसमें वो अपने ही 2 प्लेयर मतलब अपने ही 2 पर्सन उस फील्ड भीड़ में खड़ा करते हैं, जो कि लाइन होती है, एक लंबी लाइन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर फीस सबमिट करने के लिए होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट होता है उसके पास जाते हैं कि हमें 100 रुपीज़ डालो डोनेशन बॉक्स में। वो मना करता है, रजिस्ट करता है, क्योंकि अगर नॉर्मली किसी के पास भी जाएंगे तो रजिस्ट करेगा। फिर उसके बाद में जो एक एग्री हो जाता है, तो फिर तीसरा जो है मतलब अजय देवगन वो आते हैं, और वो आने के बाद क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं। तो ये दोनों मिलकर उनकी पिटाई कर देते हैं। अब इस फियर से इन सब को फियर हो गया कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो सच में पावरफुल लोग हैं। तो उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया उन सभी को, और सभी से 100 रुपीज़ या जो भी था उनका, वो उन्होंने उससे कलेक्ट कर लिया। कि किस तरीके से उन्होंने उन सबका बिहेवियर अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लिया, और अपना जो उनका कारण था वो उन्होंने करा लिया। ये थे सब मिले हुए ही। तो इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी भी हमारी क्या करती है, इंडिविजुअल के थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस किस तरीके से होते हैं दूसरों से, उसको समझने में हमें काम करती है। इसी में टर्म आएगी एक, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, इसमें टर्म भी सोशल लैग, सोशल लैग, नॉट लॉग, लैग, ठीक है, सोशल लैग। जब सोशल लैग आएगा, सोशल लैग जब हमारा आएगा, सोशल लैग का मतलब भी यही होता है। जब हम कोई एग्जांपल आप समझना, कोई 10 लोग मिलकर किसी एक टास्क को कर रहे हैं, जिसका रिवॉर्ड बराबर आएगा सबको बराबर। मान लो कोई असाइनमेंट है, ग्रुप असाइनमेंट दे दिया जाए, और सबको ए मिलेगा या बी मिलेगा, इंडिविजुअली नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ग्रुप में सबको। तो इसमें आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कुछ लोग जिनके अंदर पोटेंशियल भी है वो भी छोड़ देंगे, ठीक है जो कुछ कर रहा है करने दो इनको। उस तरीके का बिहेवियर जो उनका खुद का पोटेंशियल था करने का, लेकिन वो नहीं करते उसका यूज़, और कुछ ही लोगों पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ही कर लो यार, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट इसका कॉमन ही रहने जा रहा है। तो उनका फुल लोगों उनके साथ मिलके कोलैब करके और अच्छे से काम ना करते हुए, वो बल्कि कुछ लोग में पोटेंशियल होने के बावजूद भी पीछे रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है रिवॉर्ड सबका कॉमन रहेगा। इसलिए इस तरीके के जो बिहेवियर को हम बोलते हैं सोशल लैग, ठीक है। तो इस सोशल साइकोलॉजी में समझने के लिए आपको काम आएगा। ग्रुप डायनामिक्स में जब हम पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है। अब बेसिक क्वेश्चन वही आपसे, व्हाई डू पीपल फॉलो ग्रुप नॉर्म्स, क्यों ग्रुप फॉलो, क्योंकि नॉर्म्स इसलिए फॉलो करने कि ग्रुप का हिस्सा बनना है, हिस्सा बने रहना है ग्रुप का, इसलिए फॉलो करते हैं। इवन व्हेन दे आर रॉन्ग, क्योंकि अगेंस्ट जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेशन का डर। हाउ डज सोसाइटी शेप आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर, जिस तरीके से बचपन से सिनेप्टिक, याद करो द टर्म इज सिनेप्टिक ग्रोथ, जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है टुवर्ड्स जेंडर, कास्ट एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। कुछ लोग डिसेबिलिटी को ऐसे मान लेंगे फॉर एग्जांपल कि दिस इज द कर्स, ये तो अभिशाप है जी, इनके माता पिता ने कुछ गलत कार्य किए हैं, कुछ गलत तरीके से चीज़ों को किया है, इसके वजह से ये अभिशाप के रूप में आया है, ये माता पिता के कर्मों का फल है जी, जी डिसेबिलिटी मिली है। अगर ये हमारा एटीट्यूड है, हमने ये सुना है, इसको बोलते हैं कर्स थ्योरीज में एक थ्योरी आती है जिसमें हम इस तरीके का बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं कुछ रिलीजियस इन्होंने बहुत गलत किया है, रिलीजियस जो डीड्स थे उनको सही से ओबे ना करने की वजह से ईश्वर ने इनको दंड दिया है इस तरीके की, इनकी औलाद ऐसी है, इनके बच्चे ऐसे हैं, इनके चाइल्ड ऐसे हैं, राइट। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। इस तरीके से हम नहीं देख सकते बीइंग ए सोशल वर्कर। हमें देखना है उस इंडिविजुअल को, क्योंकि हम इस तरीके से करते हैं तो जस्टिफाई कर दे रहे हैं हम फिर उसके लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सोच ही नहीं सकते। हमारा माइंड वहां तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो सफ़र कर रहा है वो सफ़र कर रहा है, वो आज हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। हम ये नहीं देखेंगे रिलीजियस डीड कैसे थे माता पिता के। बीइंग ए सोशल वर्कर हम उस इंडिविजुअल के लिए आवाज़ उठानी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है सब, उसको जो स्कीम्स का जो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क वाली में कि एक स्वावलंबन, अब फिर बता देता हूँ, क्या पता इससे किसको क्या फ़ायदा हो जाए कहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। एक वेबसाइट है स्वावलंबन नाम से है, उस वेबसाइट पर अगर आपके आसपास
ऐसा नहीं सोशल वर्क में ज्वाइन करने के बाद ही आप इस तरीके काम करें, पहले भी कर सकते हैं। तो जो स्वावलंबन नाम से एक एप्लीकेशन वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप रजिस्टर कर सकते हैं इस तरीके के बच्चों को, और विद इन 10 डेज आप जो है आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में बड़ा हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर 10 डेज के अंदर आप उसको वहाँ पर विजिट के लिए ले जा सकते हैं। मैसेज आता है वहाँ से अपॉइंटमेंट का, दैट्स वेरी गुड। नहीं आता तो 10 दिन बाद आप जाकर वहाँ पर उसको चेकअप करा सकते हैं। अगर 40% से ऊपर डिसेबिलिटी है तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका ये फायदा होगा। अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, क्योंकि दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मुझे वहाँ का ज़्यादा पता है। तो दिल्ली से क्योंकि मैंने कुछ बनवाए भी हैं सर्टिफिकेट, आई एम लक्की फॉर इट, तो मैंने बनवाए हैं कुछ ऐसे सर्टिफिकेट, तो इसलिए एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आप 40% अगर डिसेबिलिटी किसी की है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको जॉब में 4% का रिजर्वेशन मिलेगा, और साथ ही उसको एडमिशन, कॉलेज एडमिशन्स में भी उसका 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। उसके साथ साथ 2500 मंथली भी उसको एक तरीके से बोलते हैं, उसको पैसे मिलेंगे, उसको स्कॉलरशिप, जैसे स्कॉलरशिप तो नहीं बोलेंगे, पेंशन मिलेगा उसको, ठीक है। 2500 रुपीज़ पेंशन मिलेगा, और साथ ही साथ अगर ट्रैवल करते हैं कहीं पे तो ट्रैवलिंग के दौरान उनको कंसेशन भी मिलेगा। इस तरीके के फ़ायदे हैं अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होता है। अगर आपके आसपास के इस तरीके के बच्चे हैं, एडल्ट भी हैं, तो आप उनको प्लीज़ स्वावलंबन नाम की एप्लीकेशन है, वो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आधार कार्ड, माता पिता का नाम, लेटर्स, लोकेशन, पिन कोड एंड ऑल, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल होती है। देन उसके बाद उस बच्चे के फोटो देन अपलोड कर देते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके 10 डेज के अंदर अंदर अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो दैट्स गुड, नहीं तो आप जा करके वहाँ पर विजिट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐड कर दिया मैंने। तो हमने बता लेते कि एटीट्यूड्स टुवर्ड जेंडर, कास्ट एंड डिसेबिलिटी, वही सेम जो मैंने डिसेबिलिटी के लिए बोला वही मैं जेंडर के लिए बोल रहा हूँ, वही कास्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो अब याद करो, सिनेप्टिक ग्रोथ, ठीक। हाउ डज वन पर्सन बिकम लीडर, अदर फॉलोअर, कैसे, क्यों? क्योंकि उसकी कुछ पर्सनैलिटी है जो लोगों से अलग बना रही है उसको, इसलिए उसको वो लीडर है, और जो अदर उसके फॉलोवर है, राइट। आई होप आपके समझ में आ रहा है। देन इन शॉर्ट इट स्टडीज हाउ सोसाइटी लिव्स इनसाइड अस। देखो कितना सिंपल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लिखा, इस दिखाता है कि हाउ सोसाइटी हमारे लिव्स इनसाइड अस, समाज किस प्रकार हमारे अंदर रहता है। जब एक इंडिविजुअल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कहीं ट्रैवल करता है, माइग्रेट करता है, इमिग्रेट करता है, इमिग्रेशन होता है, तो क्या होता है, वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कैरी करता है। ना सिर्फ उसका लगेज जो दिख रहा है, उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें कैरी करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। फिर वहाँ पर या तो फिर कल्चर एक्यूमुलेशन करना होगा, एसिमिलेशन करना होगा, अकल्चरेशन करना होगा उसको। वो हम टर्मिनोलॉजीज़ मैंने स्पेसिफिकली आपके नोट्स में भी दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ लेना। और बाकी कल्चर के में जानना है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी जाननी, तो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। एक पीडीएफ दिया था जिसमें आपको मैंने दिया था कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, और उसके वीडियो के लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो मैंने बहुत सारी इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ विद एग्जाम्पल्स डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कल्चर वाला, ठीक है। आई होप आपके सोशल साइकोलॉजी और ये जो साइकोलॉजी आपको थोड़ा समझ में आया जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब थोड़ा सा सोशल साइकोलॉजी को ब्रेक करके समझ लेते हैं। सोशल, वही जो सोशल इंटरेक्शन एंड विद अदर्स। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को बहुत सिंपल और आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट कर दूँ, ताकि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाएँ। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना नॉट अ गुड थिंग, चीज़ों को ईजी बनाना, मैं वही कोशिश करता हूँ कि ईजी बना के डिलीवर करूँ आप तक, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी, सोशल ब्रेक करो टर्मिनोलॉजी, सोशल एंड साइकोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स, एंड उसके बाद साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, राइट। तो सोशल साइकोलॉजी द हाउ ऑफ स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सन्स थॉट, फीलिंग एंड एक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल एंड द सोसाइटी, दैट इज सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। The definition: social psychology study how we behave in a social situation, how we think about others, how we get influenced by group, and how we build relationship. ये हमारा सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग ए बैड हैबिट बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स डू इट, क्योंकि दोस्त कर रहे हैं, दैट सोशल इन्फ्लुएंस। ए की आइडिया इन सोशल साइकोलॉजी व्हेन एसएचजी, मैंने एसएचजी का मैं एग्जाम्पल इसलिए डाला है क्योंकि मैं एसएचजी के साथ वर्क कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। आई एम प्लेस्ड इन मंदसौर, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम, मंदसौर मध्य प्रदेश,
and I'm working with Ministry of Rural Development. So when SHG women start saving monthly regularly after seeing others benefit, that's positive social influence, positive reinforcement हो जाता है वहाँ पर। जब देखते हैं कि कुछ महिला सेविंग कर रही है 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, और उन्होंने ऐसा करते करते 2-3 महीने के अंदर काफ़ी पैसा एड ऑन कर लिया है, साथ ही गवर्नमेंट का RF भी मिल गया, तो उनके पास एक अमाउंट हो गया यूज़ करने के लिए। तो उस तरीके का इन्फ्लुएंस, उस तरीके के बिहेवियर से लोग अदर भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उस तरीके की चीज़ों को करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फॉर सोशल वर्कर्स। ठीक, एस्पेक्ट क्या है, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर करना है हमें, तो सोशल हेल्प सोशल वर्कर अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव वे दे डू, किस तरह, क्यों क्यों, इसलिए हमें साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है। हमें एक इंडिविजुअल को समझना जरूरी है कि उसके एक टर्मिनोलॉजी है सोशलाइजेशन, मैंने पढ़ाया था आपको एक टर्म सोशलाइजेशन के बारे में भी, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब सेक्शन में जाके, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के जो आपको मैंने मीन्स बताए थे, सोशलाइजेशन का मतलब एक इंडिविजुअल किस तरीके से शेप होता है उसकी पर्सनैलिटी, उसमें कुछ मैंने मीन्स बताए थे, जिसमें कि आपकी फैमिली फर्स्ट है। फैमिली आपको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है, आपको बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को। उसके साथ साथ आपका एजुकेशन सिस्टम, उसके साथ साथ मीडिया। अब मीडिया में सब कुछ है, अब सोशल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, सिनेमा भी, न्यूज़पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। देन उसके बाद आपका गवर्नमेंट या लॉ भी, वो भी इस तरीके से आपके बिहेवियर करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े लेवल पर। आप एक चीज़ करना, आपके लिए छोटा सा खुद के लिए असाइनमेंट है, अपने पास ही रखना, आपको समझ में आएगा अपने बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा आपको। आप एक काम करना कि आप ये लिखना आपको क्या क्या चीज़ करना पसंद है, फिर उसको लिखना कि आपको ये सब चीज़ करने से कौन रोक रहा है। एक रिलीजन भी है, सॉरी मैं एक रिलीजन और बताना चाहता, रिलीजन ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे जो चीज़ आपको करना पसंद है, या तो वो इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, वो अगर आपको रोक रही है वो चीज़ें, तो वो लॉ है, या फिर वो रिलीजन है, या फिर वो आपकी फैमिली है। फैमिली और यहाँ पर अगर हम बोलें फैमिली और सोसाइटी, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक सिमिलर पायदान पर रख सकते हैं, क्योंकि फैमिली ही जो एक यूनिट है ना, सिंगल यूनिट, जैसे एक दीवार होती है ना, दीवार जो बनती है हमारी, इसमें बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं। ठीक है, तो जब जो हमारी जो एक यूनिट है, उसी तरीके से फैमिली है। जब ये बहुत सारी फैमिली जुड़ गई है तो सोसाइटी का निर्माण हो गया है, कम्युनिटी का निर्माण हो गया है, राइट। तो वो भी इसका यूनिट है, सिंगल यूनिट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, ये या तो आपको रोकती हैं, या फिर आपको रिलीजन, जैसे मान को फॉर एग्जांपल किसी को जैसे अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे किसी को अल्कोहल अच्छा लगता है तो लो रोकता है, उसके लिए रिलीजन रोकता है ना। आपको लगता है कि मैं कुछ लोगों से पैसे लूट के कई लोगों को बांट दूं तो रॉबिन हुड बन जाऊं मैं, तो वो आपको लो रोकता है उस तरीके की चीज़ें काम करने से। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, जब अपने माइक्रो लेवल पर आप अपने आप को देखेंगे तो वो सब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको क्या चीज़ रोक रही है। फिर वहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल कर आता है, दैट्स कॉल्ड सोशल कंट्रोल, द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर द ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल भी यही है आपके, जो आपको रोकते हैं, जो आपके बिहेवियर पे अंकुश लगाते हैं, या फिर आपके बिहेवियर को रिस्ट्रेन करते हैं। तो ये दीज आर द फैक्टर्स, इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो हम समझ रहे थे इसको सोशल वर्कर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी पढ़ना। तो हम हेल्प करता है सोशल वर्कर अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। तो जैसे मैंने बताया, सोशलाइजेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इस तरीके से चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है कौन सा एस्पेक्ट को ज़्यादा इनके मतलब फेवरेबल है, क्या है। एग्रेशन, विड्रॉल, एडिक्शन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपो, नोइंग इमोशन एंड मोटिवेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एम्पैथी विद क्लाइंट्स। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है सोशल वर्कर को। साथ ही प्रॉब्लम डायग्नोसिस, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए जब हम केस वर्क करते हैं, तो केस वर्क के जो फर्स्ट स्टेप है, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है आपके साथ, मुश्किल आएगा, जिसमें वो स्टेप्स पूछते हैं कि केस वर्क के स्टेप्स बताइए। इनटेक करना होता है, स्टडी करना होता है, डायग्नोस करना होता है, फिर ट्रीटमेंट करना होता है, फिर रेफर करना होता है। ठीक है, इस तरीके से पूरे स्टेप्स हैं उसके, वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर है, बिफोर सजेस्टिंग सॉल्यूशन सोशल वर्कर कैन एनालाइज साइकोलॉजिकल कॉजेज सच एज ट्रॉमा, स्ट्रेस और एंजाइटी।
आप उसको एनालाइज कर सको, समझ सको बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। कम्युनिटी वर्क में आपको हेल्प करेगा। सोशल साइकोलॉजी आपने पढ़ी तो आपको समझ में आए, कम्युनिटी में ग्रुप बिहेवियर आपने पढ़ा, सोशलाइजेशन आपने पढ़ा, कम्युनिटी के फीचर्स आपने पढ़े, कम्युनिटी के बारे में आपने समझा, फिर कम्युनिटी एक मास थिंकिंग किस तरीके से होती है, क्या चीज़ इनके बीच में कॉमन है, वो सब आप चीज़ जानेंगे बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो आपको उस चीज़ समझना आएगा, तो आपको कम्युनिटी के साथ काम करने में अच्छा रहेगा। किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको साइकोलॉजी में जो स्टेप्स दिए हैं, पहले बिहेवियर को समझो, बिहेवियर क्या है, क्यों आकर हो रहा है वो देखना है, देन उसके स्टेप्स को ब्रेक डाउन करना है, देन उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाना है। दैट इज बिहेवियर चेंज में भी आपको हेल्प करता है। देखो, इट गिव्स टूल्स फॉर काउंसलिंग, मोटिवेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एसेंशियल्स फॉर प्रोग्राम्स लाइक डी एडिक्शन, एजुकेशन और जेंडर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसमें भी आपको साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंड करता है कि पीपल रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, किस टेंशन को लेकर, और सोशल प्रेशर किस तरीके से हेल्प करता है मैनेज करने में फैमिली और कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, इसलिए हमारे सोशल वर्कर्स के लिए साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है। अब आप बताइए कि सोशल वर्क, क्या आपको लगता है कि सोशल वर्कर्स को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, यस और नो? गिव मी अ थम्स अप इफ यस, डोंट गिव मी अ थम्स अप इफ नो। Okay, only 3 people thinks that psychology must. Akash, Swasati, right. Thanks for your prompt responses. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्सेज। सो हमने समझा साइकोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सोशल वर्कर के लिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना चाहिए बिहेवियर क्लाइंट का। हम क्लाइंट यूज करेंगे वर्ड, है ना, क्लाइंट इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए, कम्युनिटी के लिए। देन उसके बाद ग्रुप बिल्डिंग, ट्रस्ट एंड रेपो, प्रॉब्लम डायग्नोस करने के लिए, कम्युनिटी में वर्क करने के लिए, या फिर हमारा बिहेवियरल चेंज, या फिर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। और इससे एक टर्म यहाँ पे साइकोलॉजी, एक लाइन और यहाँ पर, साइकोलॉजी हेल्प्स द सोशल वर्कर अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल माइंड। सोशल साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड द माइंड इन सोसाइटी, एंड टुगेदर दे मेक अ सोशल वर्कर मोर एम्पैथेटिक, एनालिटिकल, इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस। इसलिए हमें साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी और भी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, और एपिस्टोमोलॉजिस्ट हैं। एपिस्टोमोलॉजिस्ट मतलब एक जो नॉलेज, जो ओरिजिन ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से हुई है, जो भी आपके पास नॉलेज है, जिसको आप नॉलेज मानते हैं, वो नॉलेज क्या है, वो किस तरीके से ओरिजिन हुई है, इससे क्या सोर्सेज है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी भी इन्होंने की है। ठीक है, आपको अगर मैं बोलूँ इंफॉर्मेशन, कोई है यहाँ पर जो मुझे बता सके इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? Is there anyone who can tell me what is the difference between information and knowledge? No one? Sounds similar, right? But there are difference. जब इंफॉर्मेशन जुड़ते चली जाती है तो एक नॉलेज का रूप ले लेती है बाद में। ठीक है, आप छोटा सा काम करना, या फिर मैं कर दूंगा आपके लिए। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है वो आप मुझे ग्रुप में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन एज फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखने लायक बात है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। हाउ चिल्ड्रन, फोकस के अंदर हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज एंड थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर एडल्ट्स। ठीक है, ये जीन पियाजे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी थ्योरीज और उनके कंट्रीब्यूशन। जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए। साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुए चाइल्ड के, वो किस तरीके से होते हैं, उनके स्टेजेस को समझने के लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव जब भी वर्ड ये कॉग्निटिव आए, ये समझो तभी ये वर्ड जो रिलेटेड टू माइंड है। कॉग्निशन, कॉग्निशंस, सब कुछ कॉग्निटिव जब कोई वर्ड आए तो समझो माइंड की बात हो रही है, सोचने की बात हो रही है, इमोशंस की बात नहीं, ब्रेन के फंक्शन की बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स इन स्टेजेस नॉट जस्ट बाय एज। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ नॉलेज। ठीक, यहाँ पर 4 स्टेजेस देते हैं, ये आपसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सवाल इस तरीके से फ्रेम करते हैं, आपने देखा भी है ना, अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया तो उसमें इस तरीके से देते हैं कि ये सेंसरी मोटर लिख देंगे, उसके साथ ये लिख देंगे अलग अलग ऑर्डर में, ताकि आप उसको मैच कर सकें। ठीक है, उसको मैच करने के लिए ये है सेंसरी मोटर, जो कि आपकी, जो मैंने बताया आपको, सेंसरी मोटर 0 to 2 years। इसमें ऑब्जेक्ट आता है परमानेंस, सेंसरी और मोटर एक्सप्लोरेशन।
ये स्टेजेस रहती है। प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, बहुत सिंबॉलिक सी ईगो सेंट्रिज्म होता है और लैंग्वेज ग्रोथ होने लगती है बच्चे की 2 से 7 साल के बीच में। कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल, जो कि कॉन्क्रीट होने लगता है कि अब वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं, जिन पर आपकी पर्सनैलिटी पूरी शेप होती दिखाई देगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है 7 to 11 ईयर्स का। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर बढ़ती है, कंजर्वेशन और साथ ही रिवर्सिबिलिटी भी। कॉग्निटिव 7 to 12 11 ईयर्स बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। देन फॉर्मल ऑपरेशन, अब जो भी उससे प्लस जाएगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग, वो 12+ ईयर बच्चे करने लगते हैं। बल्कि अब तो थोड़ा सा मैं बोलूँ शिफ्ट भी हो चुका है बहुत सारी चीज़, तो बहुत बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि आप भी फील किया हो तो बताना। अब जैसे बच्चों से बात करते हैं ना 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर ओल्ड से, तो ऐसा लगता था इस समय तो हमें सब कुछ पता ही नहीं था, ये तो हमें मतलब इसके भी 5 साल 6 साल बाद पता लगा था जो इनको आज से पता है चीज़ें। ऐसा मुझे खुद पर्सनली फील हुआ है कितनी बार। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, हाँ वो है, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी अलग है, उसके बारे में बाद में अभी थोड़ा सा हमने ब्रीफ भी किया था उसके बारे में अभिरूप, और इसके नोट्स में भी दिया हुआ है, आप उसको देख लेना एक बार। वो तो उनकी स्टेजेस अलग हैं, ओरल है, एनल है, ओडिफल है, वो अलग है, जेनिटल है, लेटेंट है, वो अलग अलग फेज है। लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने समझा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। व्हाट है मतलब रीशेयर द नोट्स, मतलब नोट्स तो मैं शेयर कर चुका हूँ ना आपके साथ, कुछ मिस डिलीट हो गए हैं, कुछ हो गया तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, आई विल लेट यू नो ना, क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं अब आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं नोट्स में भी दिए हूँ और साथ ही साथ अभी भी ये शेयर कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझें, लंबे समय तक याद रखें। द की टर्म्स एंड कंसेप्ट जो गिवन बाय जीन पियाजे हैं, दैट्स द नेम इज द स्कीमाज, द बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्कीमाज को एग्जांपल से समझाऊं आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आपको, आई गेस आपके याद हो तो। स्कीमा मतलब होता है कि कोई भी एक प्री नोशन आपके माइंड में है किसी चीज़ को लेकर। आपने जैसे मैंने आपको इनवाइट किया, लेट्स सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी, है ना, तो बर्थडे पार्टी जैसे मैंने आपको बोला, बर्थडे पार्टी बोलते ही आपके माइंड में कुछ चीज़ आई होंगी, लाइक वहाँ पर केक होगा, लाइक वहाँ पर वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सॉन्ग भी कर ही लेंगे, ठीक है, केक कट होगा, फिर केक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, हो सकता है कोई गिफ्ट्स भी लेकर के आए, हो सकता उसके बाद केक के बाद फिर खाना भी होगा। ये सब आपने प्री इमेजिन कर लिया, है ना, वही इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेट मी इनवाइट यू फॉर द वेडिंग। जैसे मैंने वेडिंग बोला तो आपने स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, वहाँ पर ब्राइड होगा, ग्रूम होगा, कुछ और लोग आए होंगे, अच्छा कोई फार्म हाउस होगा या टेंट लगा होगा, एनोल म्यूजिक चल रहा होगा, एनोल, वो सब चीज़ें आपके माइंड में आती जा रही हैं, एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द आपके सामने आते ही, जो भी वो उससे एसोसिएटेड आप करते हैं चीज़ों को, दैट इज स्कीमा, दैट कॉल्ड स्कीमास। आई होप आपको समझ में आया। एसिमिलेशन का मतलब फिटिंग करते हैं आप न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमास। जैसे अभी तक हमने देखा केक कट हो रहा था, लेकिन आपने देखा कि किसी ने तो छोटी छोटी वो लाते हैं ना, अब तो कुछ नया ट्रेंड बन गया, तो छोटी छोटी नाइफ होती थी प्लास्टिक की एंड ऑल, जो अब आती थी, ये प्लास्टिक की, या फिर वो केक तो जो लकड़ी की आती है उसी से भी कट जाता है। बट कुछ लोगों ने क्या काम किया है कि अपने नाम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली सबने बड़े बड़े केक ला के रखे हैं, और फिर उसको एक बड़ी सी तलवार लाए हैं और उससे एक एक को काट रहे हैं, या फिर हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपने कहीं पे जाके देखी, तो आप जो पुराना आपका बर्थडे का नोशन था, वो प्लास्टिक की या फिर आपको कह सकते हैं लकड़ी वाली जो नाइफ थी, वो ना हो करके आप सोच रहे हैं कि तलवार भी हो सकती है, वहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट के नाम के अकॉर्डिंग भी आपको रख सकते हैं। जो आपके बर्थडे के जो केक आएंगे, जितने भी नाम के आपके अल्फ़ाबेट हैं, उसके एक एक अल्फ़ाबेट का एक एक केक आएगा, राइट। तो वो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर ली, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं आप इसकी मास के अंदर, दैट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। देन एकोमोडेशन, जब हम चेंजिंग करते हैं स्कीमास फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको भी एकोमोडेट करने लगते हैं। एकोमोडेट का मतलब ये कि आवाज़ दे देना किसी को, तो एकोमोडेट करते हैं, उनको आवाज़ दे देते हैं कि ठीक है आप भी रह लो, हम आपको भी साथ भी कंफर्टेबल हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन ये नई ऐड हो गई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, कहीं पे शादी करने का तरीका अलग है, कहीं का अलग है, आपके लिए कल्चरल शौक हो सकता है, जिस तरीके से प्रैक्टिस आपके यहाँ होती है वहाँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पर नाक खिंचाई होती है ना दूल्हे की, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसे नोज को उसको ऐसे खींचते हैं, मतलब पुल करते हैं, और वो भी ब्राइड की मदर,
ये हो सकता है किसी कल्चर के लिए नॉर्मल हो, लेकिन अगर दूसरा कोई अदर कल्चर से आता है और वो देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी हो सकता है उनके लिए इंसल्टिंग की चीज़ हो, उसके लिए कल्चरल शॉक होगा वो, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं एकोमोडेशन। द इक्विलिब्रियम जब बैलेंस बनाते हैं असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जब हम बैलेंस बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। देन कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट अपीयरेंस, दैट इज कंजर्वेशन। ईगोसेंट्रिसिज्म एक टर्म और है, मैं साथ ही आपको बताता चलूँ, मैंने कितनी बार जिक्र किया, क्वेश्चन बनता है इससे। एथनोसेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म अभी आते हैं, पहले ईगोसेंट्रिज्म पे जाते हैं। चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव, इनएबिलिटी है आपकी कि आप अदर्स का पर्सपेक्टिव ही नहीं देखना चाहते। प्री ऑपरेशनल स्टेज, याद करो, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट नहीं हो यहाँ पे, प्री ऑपरेशनल, आप सिर्फ अपने ही व्यू पर अट्रैक्ट, अपने व्यू पर जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, सिर्फ उसी पे अड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिसिज्म। ठीक, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, अवेयरनेस दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन, अवेयरनेस जो दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब यहाँ पर मैंने टर्म बताई थी एथनोसेंट्रिसिज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी कल्चर को अपने कल्चर के लेंसेज से देख के जज करते हैं और उसको सही और गलत बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, एथनोसेंट्रिसिज्म। हम अगर यहाँ पर देखते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ, इस्लाम में इंटरेस्ट लेना, ब्याज मना है, प्रोहिबिट है, और इसी के हिसाब से में जो अदर कम्युनिटी जो सिर्फ ब्याज पे ही काम करती है, उसको देख के उसको राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करना, दैट इज ऑल्सो एथनोसेंट्रिसिज्म। कुछ लोग मीट का सेवन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो उसको इस तरीके से देखते हैं कि दीज आर रॉन्ग डीड्स, अनएक्सेप्टेबल, वो भी एक एथनोसेंट्रिसिज्म का एग्जाम्पल है। और भी मैनी थिंग्स, देयर कुड बी मैनी थिंग्स। ठीक है, अपने कल्चर से दूसरे कल्चर को जज करना अपने कल्चर के बिहाफ पर, उसको एथनोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। यानी एथनो यहाँ पर अपनी जो एथनिसिटी है उससे आप सेंट्रिक हैं, आप ऐसे करके याद रखना इस टर्मिनोलॉजी को, लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो आप जज करते हैं किसी कल्चर को ऑन कल्चर से। तो ये रहा हमारे वीडियो का आज का एंड, आपका सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। अब यू कैन टेल मी, इवन आई गिव यू स्पेस, you can tell me in between also, but you can want to say something, you want to ask something, so you can relate it to this class I have discussed with you, so you can. I hope you understand what I have told you, what is psychology. In the beginning I have told you about the brain and its hemisphere also. I have told you brain and its hemispheres, its functioning and how it's grow, and then I have told you about psychology and social psychology in a brief manner, sociology, psychology and social psychology. And then I have told you about the importance of psychology for social workers, and then we understand about Jean Piaget and its cognitive development theory and in related terms. I hope you understand this class. ठीक है, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्सेस, थैंक यू शीतल सनांग, थैंक यू। इज देयर एनीवन हु इज न्यू? वेलकम शीतल, वेलकम, थैंक यू फॉर योर वार्म रेस्पॉन्सेस। और एक चीज़ मुझे इंट्रोड्यूस करनी थी, आप सभी के साथ कुछ बोलना था, अभी लेफ्ट मत कीजिए प्लीज़। जैसे अभी यहाँ पर टाइमिंग को लेकर बात चल रही है, टाइम 8:45 है, तो अभी जैसे प्रॉब्लम होने लगी शायद, क्योंकि अब शाम जल्दी हो जाती है, क्योंकि अब सर्दी आ रही है। इफ़ यू वांट टू शिफ्ट द टाइम, तो यू कैन, आई विल गिव यू अ पोल इन व्हाट्सएप ग्रुप, सो you can opt any time in which you are comfortable, and then we will find a midway or any way that everyone would be comfortable on that time. So we will discuss, we will shifting our time, because 8:45 in winters would be late. So मैं इसको चेंज कर लेंगे हम, आप सभी की सहमति से कॉमन टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, आप सभी अपने समय बता देना कि इसी टाइम कंफर्टेबल है हमारा, तो वो कर लेंगे। साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा आपको ये भी ब्रीफ करना था कि अभी नेक्स्ट वीक से मैं यहाँ से भी छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो